डियर स्टूडेंट्स, आर्थिक विकास के माप के भाग 4 संबंधित इस ई लेक्चर में हम विभिन्न सूचकांकों का अध्ययन करेंगे जो आर्थिक विकास के माप के लिए बनाए गए हैं। मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्ट 4 प्रस्तुतकर्ता मैं डॉक्टर नीलम सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर अर्थशास्त्र, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आर्थिक विकास के सूचकांक, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिसेस। सूचकांक को हम क्या कहते हैं? इंडेक्स नंबर या इंडिसेस कहते हैं। सामाजिक अथवा मूल आवश्यकताओं के सूचकों को मापने के लिए अर्थशास्त्रियों ने मानव विकास के सूचकांकों के निर्माण का प्रयास किया है। पिछले वीडियो में हमने जिन सामाजिक व मूल आवश्यकताओं के सूचकों के बारे में पढ़ा था, जो कि अर्थशास्त्रियों द्वारा इसलिए निकाले गए हैं क्योंकि जीएनपी या प्रति व्यक्ति जीएनपी में कई कमियां हैं, जिसकी वजह से वे सही मापक नहीं माने जा सकते हैं। और ये सामाजिक अथवा मूल आवश्यकताएं ही वास्तव में जीवन स्तर को दिखाती हैं। यद्यपि विभिन्न विकसित देशों के अंदर इन सूचकों में भी कमी पाई जा सकती है, परंतु अल्प विकसित और विकासशील देशों में तो जीएनपी में वृद्धि होने पर, वास्तविक जीएनपी में वृद्धि होने पर भी इन सूचकों में मूल आवश्यकताओं में कमी पाई गई है और जीवन स्तर बहुत नीचे पाया गया है। गरीबी, बेरोजगारी, असमानता व्याप्त है, स्वास्थ्य संबंधी संकट है, शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक है, जीवन प्रत्याशा बहुत कम है, पेयजल इत्यादि, आवास इत्यादि जो भी मूल आवश्यकता है, चाहे खाद्य से संबंधित हो, वो तक अवेलेबल नहीं है समुचित मात्रा में, और गरीबी व्याप्त है। इसलिए मानव विकास के सूचकांकों का निर्माण किया गया है। अब सूचकांक शब्द भी समझ लेना जरूरी है। सूचकांक एक प्रकार के गणितीय माध्य होते हैं। गणितीय रूप में यदि हम विभिन्न देशों के बीच में तुलना करना चाहें, उनके लोगों के जीवन स्तर की तुलना करना चाहें या उनके आर्थिक विकास की तुलना करना चाहें, तो सूचकांकों की सहायता से की जा सकती है। ये गणितीय विधि से या सांख्यिकीय विधि से निकाले जाते हैं। अब ये कौन कौन से सूचकांक हैं जो आर्थिक विकास के लिए काम में लाए जाते हैं, आर्थिक विकास के मापन के रूप में काम में लाए जाते हैं? इनका हम अध्ययन करेंगे। इसमें सर्वप्रथम हम देखेंगे मॉरिस द्वारा विकसित जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक या फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI। दूसरा हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा विकसित मानव विकास सूचकांक HDI। HDI से ही संबंधित एक अन्य सूचकांक निर्मित किया जाता है, लिंग संबंधित विकास सूचकांक। इसका भी हम अध्ययन करेंगे। और अंत में हम मानव निर्धनता सूचकांक का अध्ययन करेंगे। ये सभी सूचकांक किस काम में आते हैं? आर्थिक विकास के मापन के काम में आते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं PQLI या जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। इसे किसने बनाया था? मॉरिस ने बनाया था। कब बनाया था? 1979 में बनाया था, 1979 में। इसके लिए इन्होंने क्या किया था? 23 देश लिए थे, विकसित तथा विकासशील देश। इनके लिए इन्होंने सम्मिश्र भौतिक गुणवत्ता
का तुलनात्मक अध्ययन किया था। तुलना की थी विभिन्न देशों में किस बारे में? कंपोजिट फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की वहाँ पर गुणवत्ता किस प्रकार की है इसकी तुलना की। और इसके लिए उन्होंने क्या देखा? शिशु मृत्यु दर देखी, 1 वर्ष की आयु में जीवन संभाव्यता लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या शिशु मृत्यु दर, मतलब 1 वर्ष के अंदर कितने शिशुओं की मृत्यु हो जाती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन संभाव्यता देखी, और 15 वर्ष की आयु में मूल शिक्षा देखी। ऐसे 3 सूचक लिए उन्होंने और इनको उन्होंने मूल आवश्यकताओं के पूरा करने के कार्य के मूल्यांकन के लिए शामिल किया। तो इस तरह से क्या है, वो सम्मिश्र है, तीनों का मिश्रण है, कंपोजिट है। और इसको किस विधि से बनाते हैं? सूचकांक की विधि से। इस सूचक से बहुत से सूचकों का पता चलता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, पोषण, स्वच्छता आदि। प्रत्येक सूचक के 3 घटकों को 0 से 100 तक के पैमाने पर रखा गया, जिसमें 0 को मंदतम और 100 को सर्वोत्तम प्रदर्शन के रूप में परिभाषित किया गया। PQLI सूचक की गणना तीनों घटकों को समान भार प्रदान करते हुए औसत निकालकर की जाती है। अभी सूचकांक होते हैं, उनमें भार भी एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। भार का मतलब है महत्व, प्रत्येक को बराबर महत्व दिया गया। जितना महत्व शिशु मृत्यु दर को, उतना ही जीवन संभाव्यता को और उतना ही मूल शिक्षा को दिया गया। इस तरह से जैसे मैंने बात की थी पहले कि सूचकांक एक प्रकार का औसत होता है, इनका औसत निकाल लिया जाता है और इसको भी 0 से 100 के पैमाने पे देखा जाता है। 0 क्या है? न्यूनतम, 100 है अधिकतम। 0 का मतलब सबसे खराब स्थिति, 100 का मतलब सबसे अच्छी स्थिति। मॉरिस के अनुसार तीनों सूचकों में से प्रत्येक सूचक परिमाण को मापता है, न कि आगतों को, जैसे आय। जो आय की बात किस में होती है? GNP और प्रति व्यक्ति GNP में आय की बात होती है। ये आय नहीं देखता है, बल्कि आय यदि बढ़ी है तो उसका परिणाम क्या हो रहा है, वो वास्तव में इन मूल आवश्यकताओं से ही पता चलता है कि क्या स्वास्थ्य उपलब्ध हो रहा है, क्या शिक्षा उपलब्ध हो रही है, क्या पेयजल उपलब्ध हो रहा है, कुपोषण तो नहीं है, पर्याप्त पोषण तो उपलब्ध हो रहा है, स्वच्छता से लोग रह पा रहे हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये परिणाम है। आय प्राप्त हो रही है, उसके परिणाम है। और आगत क्या है? इनपुट क्या है? आय। तो ये क्या माप रहा है? परिणाम को माप रहा है। आय बढ़ के भी यदि जीवन स्तर नहीं सुधरा, गुणवत्ता नहीं सुधरी, जिसे कहते हैं भौतिक गुणवत्ता, अगर इसमें सुधार नहीं होता तो फिर आर्थिक विकास नहीं कहा जा सकता है। प्रत्येक सूचक आवंटन प्रभावों के प्रति संवेदनशील है, अर्थात इन सूचकों में वृद्धि अथवा सुधार से लोगों को उसी अनुपात में होने वाले लाभ का पता चलता है। मतलब जिस अनुपात में इनमें अंतर है, उसी अनुपात में लाभ में भी अंतर है। जिसका 100 है उसको लाभ भी अधिक मिल रहा है, जिसका 50 है उसको उसका आधा ही लाभ मिल रहा है। परंतु कोई भी सूचक विकास के किसी स्तर विशेष पर निर्भर नहीं होता। प्रत्येक सूचक की अंतर्राष्ट्रीय तुलना की जा सकती है, विभिन्न देशों के बीच में तुलना की जा सकती है। और ये निर्भर नहीं करता है कि विकसित देश हैं उनको कोई फ़ायदा मिलेगा इससे या विकासशील देश को कुछ नुकसान मिलेगा। सबके लिए बराबर रूप से कार्य करता है। तुलना में कोई भेदभाव ये विकसित और विकासशील देशों के बीच में नहीं करता है। दूसरा है मानव विकास सूचकांक HDI, जो सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम या UNDP या यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तत्वावधान में आर्थिक विकास के मापक के रूप में वर्ष 1990 से
विश्व के सदस्य देशों के मानव विकास सूचक की गणना की जाती है। ये आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे, पब्लिश होते रहते हैं। मानव विकास सूचकांक या HDI, और इनकी तुलना की जाती है। किसी राष्ट्र के निवासी ही उस राष्ट्र की वास्तविक संपत्ति होते हैं, इसलिए संपत्ति में वृद्धि को आर्थिक विकास नहीं कहा जा सकता, बल्कि मानव के जीवन स्तर में जो सुधार होता है उसको आर्थिक विकास कहा जाता है। और इसका पैमाना है स्वस्थ और सुखी जीवन। इस तरह से आर्थिक विकास का जो मूलभूत उद्देश्य इन्होंने माना है UNDP के द्वारा, वो है ऐसा वातावरण तैयार करना जिससे लोग लंबे जिएं, स्वस्थ जिएं और सुखी जीवन जिएं। वर्ष 1990 में महबूब उल हक के मार्गदर्शन में विकास के सर्वमान्य माप के रूप में मानव विकास सूचकांक या सूचक को विकसित किया गया। इसके उपरांत इसे और अधिक परिष्कृत करने के उद्देश्य से लिंग संबंधित विकास सूचक, जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स GDI तथा मानव निर्धनता सूचक, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स HPI का विकास किया गया। मानव विकास सूचक मानव विकास के 3 मूल आयामों की औसत उपलब्धि है। एक लंबे और स्वस्थ जीवन की माप के लिए जन्म पर जीवन प्रत्याशा, जो बच्चा जन्म लेता है उसकी क्या प्रत्याशा है, क्या एक्सपेक्टेड है कि वो कितने साल जिएगा, 100 साल जिएगा, 90 साल जिएगा, 50 साल जिएगा। दूसरा, ज्ञान अथवा शैक्षिक उपलब्धता जिसकी माप के लिए वयस्क साक्षरता दर 2/3 भार समग्र प्राथमिक, माध्यमिक तथा क्षेत्रीय विद्यालयों में उपस्थित अनुपातों 1/3 भार के मिश्रण के रूप में मापा जाता है। तो इस तरह से शिक्षा के स्तर को देखा जाता है। तीसरा, एक अच्छा जीवन स्तर जिसे अमेरिकी डॉलर की क्रय शक्ति क्षमता पर आधारित प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद द्वारा मापा जाता है। अब इसमें भी तुलना करने के लिए क्या करते हैं, अमेरिकी डॉलर की क्रय शक्ति क्षमता पर इसे मापा जाता है, अर्थात एक अमेरिकी डॉलर विभिन्न देशों में कितना क्रय कर पा रहा है, उसके लिए कैलकुलेशन की जाती है क्रय शक्ति की क्षमता की, और उस पर आधारित प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद लिया जाता है। तो इस तरह से आय के कंसेप्ट को इन्होंने शामिल किया। मानव विकास सूचक की गणना से पूर्व उपर्युक्त तीनों आयामों के अलग अलग सूचक तैयार किए जाते हैं। इसके लिए अधिकतम एवं न्यूनतम मूल्यों का प्रत्येक सूचक के लिए चयन किया जाता है। अधिकतम मूल्य और न्यूनतम मूल्य, क्योंकि मूल्यों के आधार पर ही सूचकांक बनाए जाते हैं। मानव विकास सूचक जीवन की प्रत्याशा सूचक, शैक्षिक सूचक और समायोजित वास्तविक प्रति व्यक्ति GDP सूचक का एक सरल औसत सूचक है। इन तीनों का औसत सूचक है। इसकी गणना में प्रत्येक चर को 0 से 1 तक के पैमाने पर रखा जाता है। जैसे वहाँ 100 तक रखा गया था PQLI में, यहाँ पर HDI में 0 से लेके 1 तक रखा जाता है। मानव विकास सूचक के मूल्य के आधार पर विश्व के देशों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। उच्च स्तर के मानव विकास वाले देशों के समूह में उन्हें शामिल किया जाता है जिसका HDI का मूल्य 0.8 या इससे अधिक हो। अधिकतम कितना है, 1 तक का पैमाना है। तो 0.8 1 के बहुत नज़दीक है, तो वो क्या कहलाएगा, उच्च स्तर का मानव विकास। आर्थिक विकास को कैसे नापा गया है, मानव विकास के रूप में। और उच्च आर्थिक विकास या उच्च मानव विकास कौन सा है, जब HDI का मूल्य 0.8 या इससे अधिक है। दूसरा है मध्यम स्तर के मानव विकास वाले देशों के समूह में उन देशों को शामिल किया जाता है जिसका HDI मूल्य 0.5 से
0.8 के बीच। ये क्या है? मध्यम स्तर के मानव विकास वाले देश। और तीसरे वर्ग के अंदर HDI का मूल्य 0.5 से भी कम है, और ये है निम्न स्तर के मानव विकास क्रम में रखे गए देश। अब ये देखा जाता है कि कई बार आर्थिक विकास का लाभ दोनों लिंगों को, दोनों जेंडर्स को बराबर नहीं मिलता है। मेल और फीमेल 2 जेंडर्स होते हैं और इन दोनों को ये बराबर नहीं मिल पाता है। इसके लिए क्या कैलकुलेट किया जाता है? लिंग संबंधित विकास सूचक, जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स। लिंग संबंधित विकास सूचक पुरुषों एवं स्त्रियों में असमानता को दर्शाता है, जबकि मानव विकास सूचक औसत उपलब्धि का माप है। लिंग संबंधित विकास सूचक में जिन 3 बातों को शामिल किया जाता है वे हैं: स्त्रियों में जन्म पर जीवन प्रत्याशा, स्त्री वयस्क साक्षरता का मूल्यांकन अनुपात, स्त्री प्रति व्यक्ति आय। तो जैसे मानव विकास सूचकांक में संपूर्ण जनसंख्या के लिए किया जाता है, लिंग संबंधित विकास सूचक में यह महिलाओं के लिए किया जाता है। लिंग असमानता विद्यमान न होने की दशा में मानव विकास सूचक तथा लिंग संबंधित विकास सूचक समान होंगे। यदि लिंग असमानता विद्यमान है तो GDI HDI से कम होगा। इन दोनों में जितना अधिक अंतर होगा उतना ही लिंग असमानता होगी। इस तरह से इसको काम में लिया जाता है और फिर प्रयास किसके किए जाते हैं? लिंग समानता के प्रयास किए जाते हैं। अगला है मानव निर्धनता सूचक, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स HPI। मानव विकास रिपोर्ट 1997 द्वारा 1997 में जो प्रस्तुत की, उसमें मानव निर्धनता सूचक की अवधारणा का विकास किया गया, जो मानव जीवन के 3 अनिवार्य अंगों में पृथक्करण अथवा कंचन पर ध्यान संकेंद्रित करता है, जो मानव विकास सूचक में परिलक्षित होती है: दीर्घ जीवन, ज्ञान एवं एक अच्छा जीवन स्तर। सर्वप्रथम पृथक्करण अथवा वंचन अपेक्षाकृत कम आयु में मृत्यु संबंधी दुर्लभता है, और इस सूचक में इसका संकेत 40 वर्ष की आयु से पूर्व मृत्यु प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के प्रतिशत से प्राप्त होता है। जीवन प्रत्याशा को कैसे देखते हैं? 40 वर्ष की आयु से पूर्व मृत्यु प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के अनुपात से प्रतिशत के रूप में यह मापा जाता है। दूसरा वंचन ज्ञान से संबंधित है और इसका माप वयस्कों में गैर साक्षरों के प्रतिशत से प्राप्त किया जाता है। तीसरा वंचन अच्छे जीवन स्तर से संबंधित है। यह 3 चरों से संबंध रखता है: जन सामान्य का प्रतिशत, इसमें स्वास्थ्य सेवाएं, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, 5 वर्ष से कम आयु वाले कुपोषित बच्चों का प्रतिशत। इससे जीवन स्तर का पता चलता है। इस प्रकार मानव निर्धनता सूचक व बच्चों में कुपोषण की विद्यमानता का प्रयोग किया गया है, जिसका माप अपेक्षाकृत आसान है, जिसके आंकड़े भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो इसकी ये खासियत है कि आसानी से इसके आंकड़े उपलब्ध हो जाते हैं और आसानी से माप भी हो जाता है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और सुरक्षित पेयजल की पहुंच को भी इसमें शामिल किया गया है। इन तीनों चरों को जोड़कर मानव निर्धनता की पर्याप्त एवं सही तस्वीर बनाना युक्तिसंगत माना गया है। अब गर्मियों में हम देख रहे हैं पानी की कितनी कमी हो रही है। कितना भी कोई अमीर हो, परंतु पानी से की ज़रूरत से जूझ रहा है। तो क्या पानी सही उपलब्ध हो पा रहा है? यह भी इसके अंदर देखा जा रहा है। कुछ चुने हुए OECD देशों के लिए एक अलग मानव निर्धनता सूचक का प्रयोग किया गया है। इसमें निम्नलिखित 4 तत्वों को शामिल किया गया है: जन्म पर 60 वर्ष की आयु तक न जीवित रहने की प्रत्याशा,
40 की जगह क्या की गई है 60। कार्यात्मक साक्षरता के अभाव वाले वयस्कों का प्रतिशत $11 प्रतिदिन की गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत, दीर्घकालीन बेरोजगारी दर 12 महीने या इससे अधिक, मानव निर्धनता सूचक, इन चारों चरों का औसत है। जैसे सारे सूचकांक औसत हैं, इसी तरह से यह भी औसत है। स्पष्टतया आय निर्धनता रेखा की अपेक्षा मानव निर्धनता सूचक एक अधिक व्यापक माप है, क्योंकि आय निर्धनता रेखा एक ही चर पर आधारित है। अब हम अक्सर निर्धनता या बीपीएल की बात करते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। वो किस पे आधारित है? वो एक ही चर पर आधारित है और वो चर है आय। जबकि यहाँ पर जो हमने सूचकांक निर्मित किया है ये अधिक व्यापक है। ये 3 या 4 दोनों प्रकार के जो हमने देखे, उनमें 3 या 4 प्रकार के चीज़ों को शामिल करता है। 3 या 4 चरों का औसत निकालता है और इसलिए यह अधिक व्यापक है और अधिक सही तस्वीर देता है। तो हमें इसकी गणना करके इसकी तुलना करनी चाहिए, न कि सिर्फ बीपीएल परिवारों पर अपने निर्णय ले लेने चाहिए। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास का उपयुक्त मापदंड प्रस्तुत करना बड़ा मुश्किल कार्य है। हमने 4 लेक्चर्स 4 वीडियोस के अंदर इसको पढ़ा। हमने देखा किस तरह से प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने, एडम स्मिथ और उनके बाद के अर्थशास्त्रियों ने, कार्ल मार्क्स तक के अर्थशास्त्रियों ने, उसके बाद आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए और किस तरह से रिफ़ाइन होते होते 1990 में HDI के रूप में हुआ और HDI में भी इम्प्रूवमेंट्स हुए। इस तरह से हमने देखा कि कई मापदंड हैं, हर मापदंड के अपने अपने गुण और दोष हैं और आर्थिक विकास जो है वो विकसित देशों ने प्राप्त कर लिया है, परंतु अल्प विकसित देशों के लिए बहुत आवश्यक है। और इसी को ध्यान में रखते हुए बेसिक नेसेसिटीज़ या मूल आवश्यकताओं की बात होती है। सामाजिक चरों का इसमें समावेश किया जाता है। HDI हमें विकास की प्रगति की ओर जाने के बारे में भी बताता है। अतः अल्प विकसित अथवा विकासशील देशों के लिए HDI का आर्थिक विकास के सर्वोत्तम माप के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। किसको किया जा सकता है? HDI को। और इसके साथ साथ ही हमने देखे थे GDI और पॉवर्टी से संबंधित इंडेक्स, इन दोनों को भी शामिल किया जाना आवश्यक है। इसी के साथ हम आर्थिक विकास के माप से संबंधित इन लेक्चर्स की श्रृंखला को यहाँ समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में हम आर्थिक विकास योजनाएं, जो भारत के अंदर जो एक विकासशील देश है और जिसमें गरीबी बेरोजगारी की समस्याएं व्यापक रूप से विद्यमान है और नवीन आर्थिक नीति के प्रभाव से असमानताओं में वृद्धि हो रही है, उसके अंदर आवश्यक हो जाता है आर्थिक विकास की योजनाओं का, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।